तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है। तो बच्चों, ये रहा आपका पहला प्रश्न, जिसमें आपसे मैं पूछूंगा और आपको है देना जवाब। तो पहला प्रश्न आपके सामने, पेंसिल बढ़िया से ले ली जाए बच्चा। ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं हम। पहले प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। बताइए बच्चा, जो फ्रांस है उसमें गणतंत्र की घोषणा कब हुई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी से। और बच्चों का आंसर कमेंट में आता हुआ तो बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हाँ, बिल्कुल सही आता हुआ, एक बच्चे ने बाजी मार ली है। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी बच्चा? तो सबको पता है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1815 ईस्वी में हुई थी, है ना। सभी बच्चों को पता है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होता हुआ दूसरे प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बताइए बच्चा कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। और ये बच्चे ने बाजी मार ली है, जिसका नाम है मुकेश। क्या नाम है बच्चे का? और इसने वो बाजी मार लेती हुई इसने बाजी मार ली है कि हमारा जो नेपोलियन था उसका संबंध किससे था। तो नेपोलियन का संबंध बच्चों फ्रांस से था, है ना। किससे था? फ्रांस से था। अगला है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। तो बच्चों बताओ, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? जल्दी से कमेंट करो। और ये बाजी मार ली है, क्या नाम है इनका? रोहित, ROHIT। बच्चे ने मार ली है बाजी। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को 1804 ईस्वी में लागू किया था बच्चे, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न जल्दी से कमेंट करिए बच्चा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ये तो सभी को पता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ। जाल विरायन का गठन कब किया गया बच्चे? तो जाल विरायन का गठन कब किया गया? जल्दी से कमेंट में बताओ। सबको पता है बच्चे, है ना, कि जाल विरायन का गठन कब किया गया? 1834 ईस्वी में। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? तो किसने की? मेटरनिख ने की। अगला देखते हैं। तो बच्चा बताओ, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? जल्दी से कमेंट करो और इसका आंसर बताओ कि यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ। जल्दी से बताओ बच्चा। तो सभी को पता है, और ये हमारी पहली बार बाजी मारती हुई नई है ये विजेता। इनका नाम है रोहिणी, ROHINI। रोहिणी ने मार ली है बाजी। जुलाई 1830 में प्रथम विद्रोह हुआ। अगला है बच्चा, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? सभी को पता, ऊपर वाले प्रश्न से ही चल गया, 1830 ईस्वी में। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ये बच्चा आपका HW है। इसको आपसे खुद खोजना है, क्योंकि अगर आप खोजेंगे तो आपको आंसर पता चलेगा। ठीक है बच्चे। ये देखिए बच्चा, कितना प्यारा प्रश्न है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, है ना। आपके लिए लाया था इतना प्यारा प्रश्न, बोले तो इम्पोर्टेंट प्रश्न कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसका मुख्य कारण क्या था, है ना। तो देखो बच्चा, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण, दोषयुक्त शासन व्यवस्था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण, है ना, वहाँ की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। राजा देश का प्रधान था और वस्तानुसार आचरण करता था। वास्तानुसार यानी वस्तु के अनुसार आचरण करता था। शासन के अंतर्गत करों को वसूल करने की प्रणाली भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। राज्य स्वयं, है ना, राजा स्वयं अपने अधिकार द्वारा वसूल
नहीं करता था। जो कर था राजस्व स्वयं अपने अधिकार द्वारा वसूल नहीं करता था, अपितु यह अपने अधिकार सबसे अधिक यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना को प्रबल किया। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बच्चा, जो आपको देखते ही याद हो जाएंगे, छोटे छोटे है ना, शॉर्ट वाले। तो सामाजिक असमानता, यही प्रश्न बच्चों आपकी बुक में बहुत बड़े लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने उनको छोटा कर दिया। ठीक है। सामाजिक असमानता फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। समाज दो वर्गों में विभाजित थे। प्रथम वर्ग में कुलीन तथा पादरी वर्ग आता था, जो करों का भुगतान नहीं करता था, जबकि दूसरे वर्ग में किसान तथा अन्य श्रमिक आते थे। श्रमिक मतलब जो श्रम का दान करते हो। ठीक है बच्चा, जो मतलब मेहनत करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत। ठीक है बच्चा, श्रमिक आते थे जो अत्यधिक करों का भुगतान करते थे तथा उनकी सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं थी बच्चे। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चा, जरा ध्यान से समझिए और सुनिए। छोटा सा है कि फ्रांसीसी क्रांति की उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिन्होंने यूरोप के अन्य देशों से संबंध रखने वाले लोगों को प्रभावित किया था, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति की कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं जिन्होंने यूरोप के अन्य भागों में से संबंध रखने वालों को भी अत्यधिक प्रभावित किया था। पहला, निरंकुश शासन से मुक्ति। ये बच्चा आप पढ़ लेना। ठीक है। ये तो सरल चीज़ है, सरल भाषा में लिखी हुई है सारी चीज़ें, एकदम आसान भाषा मैंने लाया हूँ आपके लिए, एकदम आसान भाषा, बिल्कुल सरल, है ना। जैसे कि ये प्रश्न कितना आसान है, आप खुद पढ़ सकते हैं। एक दो लाइन में पढ़ देता हूँ कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, है ना। कितना प्यारा। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित थे। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। ये सारे मतलब ऐसे ही हैं प्यारे से, आप खुद भी पढ़ सकते हैं ऐसे, है ना, देख सकते हैं। ये लाइनें हैं हल्की फुल्की, आप खुद पढ़िए इसको और जानिए इसको। जैसे अगला था रूमानीवाद का प्रभाव, है ना। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। उसके बाद जैसे चौथा ये प्रश्न है आपके लिए, देखिए बच्चा, सारे इम्पोर्टेंट हैं, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण निम्नलिखित हैं। ठीक है। जैसे ये पहला हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, बहुत सारे हैं, हमने थोड़े ही लिए हैं आपके लिए, थोड़े से, है ना। अब देखिए बच्चा, ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैंने आपको पहले बताया। देखिए क्या प्रश्न है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में पता लगाएं। बहुत इम्पोर्टेंट है ना, और इसीलिए लाया हूँ। राष्ट्रीय भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ओटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ओटो वन बिस्मार्क किसका जनक था। ये सारी चीज़ें हैं ना। तो जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जनवरी का एकीकरण, तो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ बच्चा, है ना, खत्म। अगला ये प्यारा प्रश्न आपके लिए बच्चा,
कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भेदभाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियानियों ने क्या कदम उठाए, है ना। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिसने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित थे। ये सारे बच्चा देखो, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिसने पहल के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तीसरा, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा था, नई स्थितियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ बच्चा। ठीक है, ये है आगे। उसके बाद है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन किया, यानी जो नेपोलियन ने सुधार किए थे बच्चा, उसका हमें वर्णन करना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था बच्चा। उसका, है ना, असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित लिखे हुए बच्चा, ये आपको पढ़ना है बच्चा और एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए चलना है बच्चे। ठीक है, और सारे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके इस चैप्टर के। क्या है, 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ। सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, बेसिक सी बड़े में लिखी हुई थी बच्चा, मैंने शॉर्ट में कर दिया, है ना। उसके बाद क्या है कि उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये पहली विशेषता, ये नीचे सारी। उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ है आज़ाद। क्या अर्थ है? आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी तथा और कानून के समक्ष बराबरी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी बच्चा। ये सारी विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चे, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बच्चा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, वो तो बता दूँ आपको। देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है, अभी देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, MCQ सारे जो MCQs हैं बच्चे, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सारे अच्छा ही लग रहा, फुल लिख देता हूँ या पूरे लिख देता हूँ, आप खुद ही समझ लीजिए कि MCQs हैं बच्चे वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। 9 है 10 वो इम्पोर्टेंट हैं। आप देखिए, ये फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोले तो MD मोस्ट इम्पोर्टेंट, या MI भी लिख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ठीक है बच्चा, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं तो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैं अभी लाऊंगा बच्चा। वेरी मतलब ये मान लो कि इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूछे गए एग्ज़ाम में है। ठीक है, और ये सभी कम से कम 9 प्रश्न है कम से कम। तो ये जो है ना, इतने इम्पोर्टेंट हैं बच्चा कि क्या ही बताऊं। एकदम जो इम्पोर्टेंट है वो ही लाता हूँ मैं, बच्चों को फालतू क्या पढ़ाऊँ, है ना। तो जो भी इम्पोर्टेंट है बच्चे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं बच्चे, और जो भी मैं बता रहा हूँ वो वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि बच्चा ये देखो कितना प्यारा प्रश्न है और छोटा प्रश्न है, लेकिन है इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चे, ये चीज़ आपको समझ लेना है। उसके बाद जैसे बच्चा देखो और भी है आगे, ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चा। और देख लीजिए, ये देखिए, बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चे। ठीक है, बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। और भी देख लीजिए बच्चा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं बच्चे। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा आप। ठीक है, और देखिएगा बच्चे। तो बच्चे देखो, अभी आपने इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपने देख लिया। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से समझना। क्या करना है आपको, अगर आपको ऐसे ही चाहिए नोट्स, इसके नोट्स तो मिल ही जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा आप पर। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है कि सर आप पैसा वैसे लोगे क्या, ऐसा नहीं है बच्चे।
देखिए, अगर क्वेश्चन आंसर पसंद आए, मुझे पता है कि आपको इतने छोटे से हैं, अच्छे तो लगे ही होंगे, तो लाइक कर सकते हैं। और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, वो मैं कैसे लाऊं, यानी कि आपके लिए एक ही में पूरे क्वेश्चन एक ही में लाऊं या अलग अलग ले लाऊं, ये ज़रूर कमेंट बताना। और सब्सक्राइब कर लेना। क्यों कर लोगे, मैं बता देता हूँ इसका कारण। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे बच्चे, तो आपकी जो क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप यहाँ से चालू कर लेना। जैसे कि यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, यहाँ से आप दबाओगे इस पर, तो इसके बाद घंटी ज़रूर दबा लेना। उसके बगल में 3 ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर लिखा होगा ऑल, और उस पर आप टैप कर देना, जिससे आपकी नोटिफिकेशन जब भी क्लास लाइव आएगी, और आप लाइव में ज़रूर आया कीजिए, है ना। देखिए आज के दिन लाइव जुड़े हैं, 551 बच्चे लाइव जुड़े हैं। सभी बच्चों से मैं कहता हूँ, ऐसे ही बच्चों लाइव आइए और मेहनत करिए और पढ़िए। आपको टॉपर बनना है भाई, सही है। और जिससे भी पास होना है वो तो पास होगा ही, टॉपर बनना है तो अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए, है ना।